हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो संसद में बजट सत्र शुरू हो चुका है और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने। तो ये क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे और जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या अनुमान लगाया गया है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार का कार्यकाल बढ़ा दिया है 1 साल के लिए, और क्यों बढ़ाया है उसके बारे में बात करेंगे। बीटिंग द रिट्रीट जो इवेंट होता है गणतंत्र दिवस का समापन समारोह, तो उसमें 1000 ड्रोन का शो हुआ। तो किस स्टार्टअप ने ये शो किया है आयोजित? पहली बार ऐसा हुआ है। महिला एशिया कप जो हॉकी टूर्नामेंट है 2022 का, वो हो चुका है। तो इंडिया को कौन सा पदक मिला है, इंपॉर्टेंट बात है। ओम बिरला उन्होंने संसद के आधिकारिक ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है। इस तरह के कई और टॉपिक है जिस पर डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। तो सबसे पहले सवाल आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जनवरी में किस राज्य में पेपरलेस हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था और मैं इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। संसद में पेश की गई इकोनॉमिक सर्वे, उसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 यानी अगले वित्त वर्ष की बात हो रही है, तो उसमें देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट का क्या अनुमान रखा गया? तो आंसर होगा 8 से 8.5%। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो 31 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का है। तो क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? सबसे पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 1 साल में देश का आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा होता है और इस सर्वे के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पिछले 1 साल में देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की रही। आसान भाषा में अगर कहें तो इकोनॉमिक सर्वे सामान्य रूप से सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज का ब्यौरा होता है। बहुत तरह के आंकड़े होते हैं और ये आंकड़े जानना इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसी के आधार पर बजट बनता है। मसलन बजट में सरकार जो प्रोजेक्शन करती है, जो अनुमान लगाती है कि कितने कमाई होगी, कितना खर्च किया जाएगा, ये सब इकोनॉमिक सर्वे के आधार, उसकी जो रिपोर्ट होती है, आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर होता है। इसी से पता चलता है कि अगले साल आर्थिक वृद्धि या जीडीपी कितनी रहने की उम्मीद है। ओके, कौन तैयार करता है इस इकोनॉमिक सर्वे को? बेसिक बात समझ लें तो इसे तैयार करता है वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसका एक इकोनॉमिक्स डिवीजन है, तो वो तैयार करता है। और इस सर्वे के जो मुखिया होते हैं बनाने के लिए, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं। ठीक है, हालांकि इस बार जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक सर्वे है, वो पिछली बार से ख़ास है और थोड़ा अलग है। इसलिए भी क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें सलाह या एडवाइजरी जैसा कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ आंकड़े ही दिए गए हैं ढेर सारे। क्यों? क्योंकि जब ये इकोनॉमिक सर्वे हो रहा था, ये फाइनल हो रहा था, उस वक्त कोई चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र देश का नहीं था। देखिए, पुराने जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे केवी सुब्रमण्यन, तो वो रिटायर हो चुके थे और नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, उनकी नियुक्ति हुई है अभी 28 जनवरी को। तब तक इकोनॉमिक सर्वे का काम पूरा हो चुका था। तो इस बार इस सर्वे को प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल की देखरेख में तैयार किया गया। तो छोटा है ये इकोनॉमिक सर्वे। हर बार 2 पार्ट में आता था इकोनॉमिक सर्वे, इस बार सिंगल पार्ट में आया है और बहुत कम पेज। ठीक है, तो अपने नए चीफ जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो ये रहे, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। जीडीपी का क्या ग्रोथ रेट का अनुमान रखा गया? ये 2022-23 का। ओके, आंसर मैंने बताया कि 8 से 8.5% ये रहने की उम्मीद है 2022-23 में। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, जो कि 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, उसमें 9.2% जीडीपी ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है, विकास दर जीडीपी का। ओके, और उससे पहले यानी 2021 में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो -7.3 चला गया था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 हुआ,
उसकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है कि जीडीपी होता क्या है। थोड़ा एक एक चीज़ को समझते हैं। ओके, लंबा होगा थोड़ा सा वीडियो ये। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की टोटल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। अधिक जीडीपी का मतलब है देश की आर्थिक तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था बेहतर है और रोजगार ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। अगर कम जीडीपी है, इसका मतलब वो देश आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तो एक फार्मूला दिखा देता हूँ। इस फार्मूले से ये जीडीपी तय होती है। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मतलब कंज्यूमर एक्सपेंसेज प्लस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, आई हो गया, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंसेज। तो इन सब को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लिया जाता है और वो प्लस कर दिया जाता है। तो इस तरह से जीडीपी का फार्मूला होता है, ये निकाला जाता है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में 8 से 8.5%, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 शर्तें भी लगाई गई हैं और ये भी कहा गया कि हो सकता है इतना नहीं आए। 4 कौन कौन से शर्त हैं? जैसे कि कोविड जैसी कोई नई लहर ना आ जाए। अगर कोविड जैसी कोई लहर आती है तो हमारा जीडीपी डाउन हो सकता है। दूसरी बात क्या है? कच्चे तेल की कीमत 70 से $75 प्रति बैरल के आसपास होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हो सकता है हमारा जीडीपी थोड़ा डाउन हो जाए। दुनिया में ब्याज दर की वृद्धि बहुत तेज नहीं हो। जैसे अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने वाले हैं तो उसका असर होता है जीडीपी पर। और अगर मानसून सामान्य रहता है तो तभी हम इस लक्ष्य को पा पाएंगे 8 से 8.5%। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि चारों चीज़ें न तो सरकार के वश में है और न ही इकोनॉमिक सर्वे बनाने वाले के वश में। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बातें बताई गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। तो देखिए, इसमें ये बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 जो अभी चल रहा है उसमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ का अनुमान ये रहा है, यानी इसको अगर परसेंटेज पे करेंगे तो 3.9%। ओके, दूसरी बात क्या कही गई है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की ग्रोथ का अनुमान रखा गया है। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ये रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी चल रहा है उसमें 11.8%, मतलब बेहतर कहा जा रहा है। ओके, कोयले की डिमांड रहने वाली है लगातार। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी बताया गया है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत को 2021 में 44 यूनिकॉर्न मिले, ये एक नया रिकॉर्ड है। ओके, तो ये सब बातें बताई गई हैं। कुछ बातें हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में भी। तो हमारा विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो लगातार बढ़ रहा है और 31 दिसंबर 2021 तक ये $633 बिलियन का हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रहा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में हम थोड़े बेहतर हैं। ओके, राजकोषीय घाटा के बारे में बताया गया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2020-21 में हमारा जो फाइनेंशियल जो डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा, वो 9.2% था। लेकिन अब ये इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी हम लोग मार्च तक की बात करेंगे उसमें 6.8% का राजकोषीय घाटा होने की उम्मीद है। घाटा, राजकोषीय घाटा का क्या मतलब हुआ कि सरकार को जितनी इनकम हो रही है उससे इतना % ज़्यादा वो खर्च करने को मजबूर है। ओके, तो ये था इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक बातें जो इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए और जो डेटा ज़रूरी था वो ये सब था। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि कल मॉर्निंग को देश का बजट यानी यूनियन बजट के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आऊँगा सुबह 7 बजे, तो देखना मत भूलना वो वीडियो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि पिछले साल का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल है, PDF भी है और अमेजन पे बुक भी है, तो आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, काफ़ी डिटेल में वो बनाया गया है आपके समझने के लिए और इंडेक्स ही कई सारे पेज का है,
ताकि आप सीधे उसी पेज पर जो कंटेंट है पहले ही समझ लें और वहाँ चले जाएं और उसको देख लें। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने LIC के चेयरमैन MR कुमार का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा मार्च 2023 तक। ओके, यानी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। फोटोग्राफ ये रहा। इससे पहले जून 2021 में भी इनको 9 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन अब फिर इस एक्सटेंशन को बढ़ाकर मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने मैनेजिंग डायरेक्टर जो LIC के हैं राजकुमार, उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। अब सवाल उठता है कि क्यों बढ़ाया गया है चेयरमैन का कार्यकाल? दरअसल शेयर बाजार में LIC का IPO आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, अभी 100% LIC का हिस्सा सरकार के पास है। अब ये सरकार LIC को शेयर बाजार में उतारने वाली है और पब्लिक उसके जो शेयर है वो खरीदेगी, तो इससे सरकार की हिस्सेदारी कम होगी और सरकार को एक तरह से काफ़ी बड़ी रकम वो मिलने जा रही है। तो इसके लिए चूँकि LIC का जो अभी IPO आने वाला है, तो सरकार चाहती है कि लिस्टिंग में, शेयर बाजार में जो लिस्टिंग होने वाली उसमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए इनका टर्म और बढ़ाया गया। ठीक है, उम्मीद यही है कि सरकार LIC की 10% हिस्सेदारी बेचकर 40,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक जुटाना चाहती है। ओके, और इसके लिए IPO के लिए ही LIC एक्ट 1956 में हाल ही में बदलाव किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 73rd जो रिपब्लिक डे इवेंट था, समापन समारोह कही उसको, बीटिंग द रिट्रीट, तो उसके दौरान 1000 ड्रोन का शो हुआ है और इसे IIT दिल्ली के सहयोग से किस स्टार्टअप ने प्रदर्शित किया है? आंसर होगा बोट लैब डायनामिक्स। ये ध्यान रखना, देखिए इतिहास में पहली बार हुआ है जब, हाँ मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ, ये इस तरह से ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। 1000 ड्रोन को उसमें LED लाइट्स लगे हैं जो अलग अलग तरीके के लाइट्स छोड़ रहे हैं। ये अर्थ का ये शेप बन गया है और ये सारे जो भी दिख रहे हैं डॉट्स, ये सब के सब ड्रोन हैं। 1000 ड्रोन हैं। अर्थ जैसे रोटेट करती है वैसे ही ये भी रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से कई तरह की चीज़ें, महात्मा गांधी की भी इसमें तस्वीरें दिखाई गई। ये आप देख रहे हैं, ये शेर की तस्वीर है। तो इस तरीके से 75th जो स्वतंत्रता के हुए हैं उन सब के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें की गई हैं और एक अलग तरह का था। ओके, तो ये ड्रोन शो काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा है ड्रोन, और इसको IIT दिल्ली और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसकी सहायता से एक स्टार्टअप कंपनी है बोट लैब डायनामिक्स, तो उसने इसको प्रेजेंट किया। ओके, बीटिंग द रिट्रीट ये दरअसल भारत में गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक होता है। इसके बारे में बताऊं कि हर साल रिपब्लिक डे के बाद 29 जनवरी को उसकी शाम को बीटिंग द रिट्रीट इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और इस प्रोग्राम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना उसके बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक उसको रोशनी से बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। अब ये सवाल है कि क्यों होते हैं ये बीटिंग द रिट्रीट। देखिए, ये जो सेरेमनी है वो सेना की बैरक में वापसी का प्रतीक होता है। बीटिंग रिट्रीट ये कई दुनिया भर के कई सारे देशों में इस तरह के आयोजन होते हैं, ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में, बहुत सारे देशों में। तो भारत में भी ये गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के दौरान होता है। राष्ट्रपति जो हैं वो सेनाओं को अपने बैरक में लौटने की इजाज़त देते हैं इस दौरान इंडिया में। और अगर बात हो कि भारत में बीटिंग द रिट्रीट जो ये कब शुरू हुआ था, तो 1950 के दशक में ही शुरू हुआ था। तब जो इंडियन आर्मी के मेजर थे रॉबर्ट,
तो उन्होंने सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्ले के साथ सेरेमनी को पूरा किया था। और ये बताया जाता है कि 17वीं सदी में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। तब वहाँ के किंग थे जेम्स सेकेंड। तो शाम की जब जंग खत्म हुई उसके बाद सैनिकों को ड्रम बजाने, झंडा झुकाने और परेड का आदेश दिया था। तो उसी समय से ये चल रहा है। बीटिंग द रिट्रीट, इंपॉर्टेंट इवेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 73rd रिपब्लिक डे के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में महात्मा गांधी की पसंदीदा कौन सी धुन को हटा दिया गया इस बार? आंसर होगा अबाइड विद मी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आए। बीटिंग रिट्रीट, इसके लिए 26 धुनों की लिस्ट तैयार की गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसमें अबाइड विद मी शामिल नहीं था। इसे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को होने वाले जो समारोह होता है बीटिंग रिट्रीट, उसके समारोह में आखिरी बार बजाया जाता था। और ये 1950 से ये जो धुन है अबाइड विद मी, ये एक भजन है। तो इसकी धुन बजाई जाती थी सेना के द्वारा। हालांकि 2020 में नहीं बजाया गया था, लेकिन 2021 में भी फिर से बजाया गया था। लेकिन अभी 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिर से इस धुन को हटा दिया। सवाल उठता है कि ये क्यों है प्रसिद्ध अबाइड विद मी भजन, और गांधी जी के का पसंदीदा भी था। देखिए दुनिया भर में मशहूर है ये भजन अबाइड विद मी, अबाइड विद मी। और ये स्कॉटिश कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट, उन्होंने 1847 में लिखा था। पहले विश्व युद्ध में इसकी धुन काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। और आपको बताऊं कि बेल्जियम से फरार हुए उस वक्त ब्रिटिश सैनिकों की मदद करने के लिए ब्रिटिश नर्स एडिथ केवल, उन्होंने जर्मन सैनिकों के हाथों मरने से पहले ये गीत गाया था। और भारत में इस धुन को तब प्रसिद्धि मिली जब महात्मा गांधी ने कई जगह इसको बजवाया। साबरमती आश्रम में भी जो वहाँ भजन आयोजन होता है उसमें भी ये बजाया जाता था उनके समय में। वैष्णव जन तो ये बजाया जाता था, रघुपति राघव राजा राम ये सब होता था, भजन गाए जाते थे। और ये अबाइड विद मी भी, इसका भी आयोजन किया जाता था। ठीक है, तो ये बैंड है जो बीटिंग द रिट्रीट के दौरान, और वो धुन होती थी, बजाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महिला एशिया कप जो हॉकी 2022 का जो टूर्नामेंट है उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। ओके, कांस्य पदक। भारत ने चीन को 2-1 से हराकर ये पदक जीता है। और ये टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक ये ओमान में हुआ, मस्कट में, सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ओके, और अगर सवाल हो कि गोल्ड मेडल किसको मिला, यानी टॉप स्थान किसने प्राप्त किया, तो जापान की टीम को गोल्ड मेडल मिला है और दक्षिण कोरिया की टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ओके, यहाँ सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो इवेंट हुआ है, चैंपियनशिप हुई है, उसमें भारतीय टीम की कप्तानी किसने की, महिला वो यानी वुमेन्स हॉकी टीम की? तो सविता पुनिया ने की। दरअसल नियमित कप्तान रानी रामपाल हैं, लेकिन वो चोटिल हैं, चोट लग गई थी उनको, तो आराम कर रही हैं। तो इसलिए महिला एशिया कप के लिए सविता पुनिया को कप्तान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा तेजस्वी प्रकाश। ओके, उन्होंने ट्रॉफी के साथ साथ 40 लाख रुपए की प्राइज मनी भी जीत ली है। फिनाले में प्रतीक सहजपाल फर्स्ट और करण कुंद्रा जो है सेकंड रनर अप चुने गए। ओके, और शो के एंकर थे सलमान खान, तो उन्होंने विनर की घोषणा की है। तो इन्होंने जीत लिया है बिग बॉस 15 जो सीजन है 15वां, उसका खिताब। और मुंबई में जन्मी है, पली बढ़ी है वहाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं और टीवी एक्ट्रेस हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लिप्रोसी डे यानी विश्व कुष्ठ दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा जनवरी के चौथे सप्ताह में। ओके,
जनवरी के चौथे सप्ताह में, और 2022 में कब मनाया गया, तो 30 जनवरी को मनाया गया। ओके, हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तो इसका नाम क्या रखा गया? आंसर होगा डिजिटल संसद। इस ऐप का नाम है डिजिटल संसद। संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण यहाँ से होगा, लोग देख सकेंगे। और इस ऐप पर जो 2022 का बजट है वो भी लाइव देखा जा सकेगा आज। इसके जरिए जो भारत के नागरिक हैं वो लाइव कार्रवाई और देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, और इसमें 1947 के बाद जो इम्पॉर्टेंट बजट भाषण हैं उन सब के साथ साथ 12वीं लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक के सदन की चर्चाओं की जानकारी रखी गई है। अगला क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 फरवरी। ओके, और इस बार 46 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को, और ये भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, एक वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड का है। बहुत ही जिम्मेदारी भरा ये काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खिलाड़ी चरणजीत सिंह, उनका निधन हो गया 27 जनवरी 2022 को, तो उनकी कप्तानी में किस वर्ष के ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था? आंसर होगा 1964। वो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उस दौरान। ओके, 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, चरणजीत सिंह इनका। और ये भारतीय हॉकी टीम के सफलता में इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। मुख्य रूप से जो 60 के दशक में 1960 के दशक में रोम, टोक्यो ओलंपिक, इन सब में भूमिका इम्पॉर्टेंट निभाई थी। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था हॉकी के मामले में, और ये कप्तान थे। और 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था 1960 का, उसमें इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, यानी इस टीम ने प्राप्त किया था और टीम के ये मेंबर थे, उस समय कप्तान नहीं थे। इसके अलावा 1962 में एशियाई गेम्स हुए थे, उस दौरान रजत पदक विजेता जो टीम थी उसके भी ये मेंबर थे। तो ये था करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आज का। और अब सवाल आपसे जो मैंने किया था उसका जवाब। क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जनवरी 2022 में किस राज्य में पेपरलेस हाई कोर्ट का उद्घाटन किया? इनमें से किस राज्य में? आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया होगा। इसका आंसर है केरल। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनको बधाई हो, और जिनको नहीं पता था वो रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पेपरलेस हाई कोर्ट, इसका उद्घाटन हुआ है 1 जनवरी 2022 को। और पहले स्टेप में चीफ जस्टिस का जो कक्ष है, इसके अलावा 6 और कोर्ट हैं, उनको स्मार्ट कोर्ट में बदला गया है। और धीरे धीरे पूरे जो केरल हाई कोर्ट है उसको स्मार्ट कोर्ट में बदल दिया जाएगा, यानी पेपरलेस कर दिया जाएगा। पेपर का कोई यूज़ नहीं होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर ही सारे कार्य जो भी काम है वो सब हो रहे हैं। और दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अब कल मिलेंगे बजट पर डिटेल वीडियो के साथ, कई सारे क्वेश्चन होंगे।